जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। G7 या ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक देशों का समूह, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान भी शामिल है। ये समिट इस बार 15 से 17 जून तक कनाडा में होने जा रही है और इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भी आ चुका है। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन कर समिट के लिए पीएम मोदी को बुलाया है। अब ये जानकर कि G7 ग्रुप में भारत का नाम तो है नहीं, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि फिर इस समिट के लिए भारत को न्योता क्यों भेजा गया है, क्यों बुलाया गया है? क्या भारत इस ग्रुप के लिए इतना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो हम दुनिया के सबसे अमीर इन 7 देशों के क्लब से आधिकारिक तौर पर अब भी बाहर क्यों हैं? इन सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 मीट हुई थी, जिसमें भारत इनवाइटेड था। इससे पहले 2019 में फ्रांस में भी हमें बुलाया गया और अमेरिका भी हमें आमंत्रित कर चुका है। ऐसा ज्यादातर मौकों पर हो रहा है कि बेहद अहम कहलाने वाले G7 बैठक में मेजबान देश भारत को भी गेस्ट की तरह बुलाते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ने वाली शक्ति भी। आज दुनिया भारत को अलग नजरिए से देख रही है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प इसका एक सबसे बड़ा एक उदाहरण भी है। हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे, हमारे मित्र देश भी साथ ही आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए जब से हम G7 में जा रहे हैं, तब से यहां हमारी धमक भी बढ़ी है। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग की उप निदेशक एनी मैरी गुल्डे वुल्फ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत दुनिया के लिए प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और कंजप्शन के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। वहीं बात अगर भारत की आबादी की जाए तो भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है। भारत की 68% आबादी कामकाजी है, यानी इनकी उम्र 15 से 64 के बीच है। 65% आबादी 35 साल से नीचे की है, यानी भारत में युवा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की कोई कमी नहीं है। G7 भले ही दुनिया की सबसे उन्नत इकोनॉमीज का गुट माना जाता रहा है, लेकिन यह पुराने समय की बात है। फिलहाल हमारी जीडीपी 3 G7 देशों कनाडा, फ्रांस और इटली की जीडीपी से ज्यादा है। यह भी एक वजह है कि G7 देश भारत को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। अब सवाल यह भी है कि फिर इतने सब के बाद भी भारत इस ग्रुप से बाहर क्यों है? तो ऐसा नहीं है कि भारत की सदस्यता की चर्चा नहीं होती, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन वजह काफी हद तक भारत की अपनी नीतियां ही हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसमें वो देश शामिल हैं जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ या फिर उसके खिलाफ में नहीं थे। ये गुट अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला गुट है और ये वजह अब भी बनी हुई है। इसलिए अगर भारत G7 से जुड़ता है तो रूस और बाकी अच्छे देशों से विचारधारा में खटास आ सकती है और भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में ग्रुप ऑफ 7 से पीछे हैं। ये वो इंडेक्स है जो जीवन काल, पढ़ाई और इनकम जैसे कारकों को देखता है। यह फर्क भी एक बड़ी वजह है कि G7 देशों के ग्रुप से भारत अब भी बाहर रहा है। इंडो पैसिफिक इलाके में हमारे संबंध G7 सदस्यों देशों से काफी अलग हैं। ऐसे में एक संगठन का हिस्सा बनना पुराने और अच्छे रिश्तों में बड़ी दरार डाल सकता है। लेकिन इस सब के बाद भी भारत का एक अलग दबदबा रहा है और ये लगातार बढ़ भी रहा है।
पीएम मोदी इस बार भी 15 से 17 जून को कनाडा में इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, तो वो भारत के खिलाफ जहर उगलने और साजिश की कोशिश करने वालों के मुंह पर फिर से एक करारा तमाचा ही होगा।